हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 34 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 521, बैंकिंग ऑप्समन स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम। आरबीआई ने ऑप्समन स्कीम कब स्टार्ट की थी? 1995 में। आरबीआई ने ऑप्समन स्कीम एज पर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू स्टार्ट की थी। इसका काम क्या था? ये जो स्पेसिफिक कंप्लेन होती हैं जो कस्टमर की कुछ बैंकिंग सर्विसेज के लिए, उसके अगेंस्ट में सेटलमेंट करने के लिए, उन कंप्लेनों को सुनने के लिए इसको बनाया गया था। Later, it was legally refined and modified through the introduction of regulation under Banking Ombudsman Scheme 2006. बाद में उनको रिफाइंड और मॉडिफाई किया गया बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम 2006 के थ्रू, और इसका जो लेटेस्ट रिवीजन है वो कब आया था? अभी 2017 में। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा था कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इंट्रोड्यूस हुई थी 1995 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 522. Which of the following are included in the international liquidity? इनमें से इंटरनेशनल लिक्विडिटी में किस किस को कंसीडर किया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बोरिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंट्रीज, गोल्ड रिजर्व। देखिए, जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है उसमें वो सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं जो कि नेशनल मॉनेटरी अथॉरिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट को फाइनेंस करने के लिए, उसके डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए यूज कर सकती है। इसमें क्या क्या आता है? गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज एंड द एबिलिटी ऑफ बोरिंग इंटरनेशनली, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो यहाँ पे तीनों के तीनों का यूज किया जा सकता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 523. The companies having business in large number of countries around the world at present are called. वो कंपनीज का बिजनेस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में बिजनेस होता है, वो कौन सा फॉर्म है? ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो वो क्या होता है? ग्लोबल कॉर्पोरेशन। बाकी को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है इंटरनेशनल कंपनीज। इंटरनेशनल कंपनीज वो कंपनी होती है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। ये दूसरी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, ठीक है। इनका इन्वेस्टमेंट अपनी होम कंट्री में ही होता है, होम कंट्री के बाहर इनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका अपनी कंट्री के अलावा एटलीस्ट वन कंट्री में इन्वेस्टमेंट रहता है। ये मोर फोकस करती हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू ईट इंडिविजुअल लोकल मार्केट। ये जिस कंट्री में होती है उसी कंट्री का मेजर टारगेट होता है इनकी, उस लोकल मार्केट को टारगेट करना। ग्लोबल कंपनी हैव इन्वेस्टेड एंड आर प्रेजेंट इन मेनी कंट्रीज। दे मार्केट देयर प्रोडक्ट थ्रू आउट द यूज ऑफ द सेम कोऑर्डिनेटेड इमेज एंड ब्रांड इन ऑल मार्केट। वो सारी मार्केटों में सेम इमेज और ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, सोल्ड करती हैं। जनरली वन कॉर्पोरेट ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजी। उनका एक मेन कॉर्पोरेट जो हेड कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वो ही ग्लोबल स्ट्रेटेजी सेट करता है, और इनका एम्फेसाइज होता है वॉल्यूम, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी पे। एक होता है आपका ट्रांसनेशनल कंपनीज और एमएनसीज, मच मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। दे हैव इन्वेस्टेड इन फॉरेन ऑपरेशन, हैव central corporate facility but give decision making, research and development and marketing power to each individual foreign market. ये एक से ज्यादा कंट्रीज में होती है, लेकिन हर कंट्री में इनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग है, वहां पे स्पेसिफिक मार्केट में सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की, सबको जो भी मेन बंदा होता है वो डिसीजन मेकिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी लेती है। यहाँ की कोई सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट ऑफिस या यू कैन से सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजी मेकिंग नहीं होता। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 524. Which of the following source of finance has an implicit cost?
इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज, सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट ऑफ, और यू कैन से आउट ऑफ पॉकेट सोर्स। सिंपल लैंग्वेज में आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। और इकोनॉमिक क्या होती है? इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो आपसे पूछा है अगर रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें से इम्प्लिसिट कॉस्ट किसकी होती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आउट ऑफ पॉकेट है, बाहर पे करनी पड़ती है। डिबेंचर, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बाहर के लोगों को। इक्विटी शेयर कैपिटल पे करना पड़ता है। रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो शेयर होल्डरों में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करके री इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंपनी में रख लिया जाता है। तो ये कंपनी की खुद का फाइनेंस सोर्स है, सेल्फ फाइनेंस सोर्स है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन का फंडा सेम ही रहता है इक्विटी शेयर कैपिटल की तरह। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 525, which among the following theories can be considered as an extension of Maslow need hierarchy theory of motivation? मास्लो ने नीड्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो मैस्लो की नीड हायरार्की की थ्योरी को यूज करके किसने एक्सटेंडेड थ्योरी बनाई थी? एल्डरफर ERG थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मास्लो ने नीड्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। और सेम 5 नीड्स को जो ERG थ्योरी है उसमें 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया। पहली जो 2 थी यानी कि फिजियोलॉजिकल और जो सेफ्टी थी वो क्या हो गई? एग्जिस्टेंस नीड हो गई, फर्स्ट और सेकेंड। रिलेटेड नीड्स आपकी सोशल नीड थी उसको रिलेटेड में रखा। एंड ग्रोथ नीड को रख दिया 4th एंड 5th। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 526, when all inputs are increased by 5%, output of commodity increase by 10%, the firm is। अगर इनपुट को 5% इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट 10% इंक्रीज होती है। अगर इनपुट से आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आपकी इनपुट से जो आउटपुट है वो ज्यादा होती है, आउटपुट इज मोर देन इनपुट, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर जो आप इनपुट है वो लेस होता है आउटपुट से तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि इनपुट इंक्रीज किए 10% से और आउटपुट इंक्रीज हुई 6% से, तो इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों का परसेंटेज इंक्रीमेंट सेम है तो उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्लियर है? तो हमारा इनपुट था 5% और आउटपुट इंक्रीज हुआ 10%, मीन्स आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट, इट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 527, which one of the following is not the fund based business of commercial bank? कमर्शियल बैंक 2 काम करते हैं, एक होता है फंड बेस्ड जिसमें कि उसे पैसे की नीड होती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और दूसरी होती है नॉन फंड बेस्ड, यानी कि उसकी गुडविल, उसकी रेपो, उसको यूज करके काम किया जा सकता है। तो जो ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, बिल्स फाइनेंस है, डिमांड लोन है, टर्म लोन है, ये कैसे है? फंड बेस्ड। इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर बैंक इशू करते हैं तो ये कैसे वर्क है? उसके नॉन फंड बेस्ड वर्क और यू कैन से बिजनेस। अब यहाँ पे पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस, इनमें से कौन सा फंड बेस नहीं है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फंड चाहिए, इसके लिए फंड बेस है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फंड है। RTGS NEFT, भाई पैसा होगा तभी तो ट्रांसफर होगा, फंड बेस। इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज नॉन फंड बेस, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 528,
Match the item of 1 with list 2. NPA means non-performing asset, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse यह है कैश रिजर्व रेशो. स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, रेपो रेट, एनपीए. अब इनको मैच करना है आपने. नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है? लोन एंड एडवांसेस नॉट पेड फॉर मोर देन 90 डेज. अगर लोन एंड एडवांसेस 90 डेज तक पे नहीं होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एनपीए. एसएलआर क्या होता है? द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी टू बी कीप इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट. जो बैंक अपने पास रिमेनिंग बैलेंस का पोर्शन एज अ लिक्विडिटी अपने पास रखता है तो वो क्या हो जाता है? एसएलआर. रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है. सीआरआर, बैंक डिपॉजिट का वो पार्ट, वो रेशो, वो हिस्सा, वो परसेंटेज जो उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है. यानी कि फर्स्ट के साथ क्या है? थर्ड. फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ सेकंड एंड फोर्थ के साथ फर्स्ट. देखिए, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ सेकंड एंड सीआरआर वाला हो गया फर्स्ट. यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 529. Match the item of list 1 with list 2. डॉक्टर विलियम ओची ने कौन सी थ्योरी दी है? थ्योरी जेड. डॉगलस मैकग्रीगर थ्योरी एक्स. फेडरिक हेसबर्ग हाइजीन थ्योरी दी है. और एएच मस्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी है. तो फर्स्ट के साथ मैच किसका हो रहा है? थर्ड का. फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ एंड फोर्थ के साथ सेकेंड. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 530. द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज बीन prompted by which combination of the development? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 प्रॉम्प्ट की गई थी कौन से कॉम्बिनेशन के साथ? अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, implementation of economic planning, acceleration of economic growth and industrializations, availability of sufficient fund for investment in public sector. तो इसमें अगर आप बात करते हो 1956 पॉलिसीज कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर. यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. First, second and fourth means option number 2 is the right answer. Moving on the next question, question number 531. Match list 1 with list 2. Income elasticity less than unity. अगर income elasticity less than unity है, it means goods are superior goods. Cross elasticity less than unity है, competitive goods. Cross elasticity less than 0 means negative, complementary. इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, इंफीरियर गुड्स. यानी कि क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट के साथ थर्ड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ एंड फोर्थ के साथ सेकंड. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 532. Which one of the following is not the basic function of WTO? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है? ध्यान दीजिए, बेसिक फंक्शन की बात कह रहा है. टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू सेटल डिस्प्यूट differences and dispute among members, to carry out periodic review of trade policy of its member country, to facilitate implementation, administration and operation of trade agreement. देखिए, सारे के सारे बेसिक फंक्शन है एक्सेप्ट एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ. दिस इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO. मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट हो जाएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 533.
In which of the following modes of entry in foreign direct investment are risk and profit potential the highest? कौन से मोड ऑफ एंट्री में रिस्क भी हाई है और प्रॉफिट भी हाई है? जॉइंट वेंचर, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और यू कैन से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रिस्क होता है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ये एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में सिर्फ सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर इन फॉरेन कंट्री, यानी कि अदर कंट्री के कस्टमर को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करके चीजें सोल्ड की जाती हैं। ये लेस रिस्की होता है और इसमें किसी भी तरह की कैपिटल की एक्स्ट्रा नीड नहीं होती। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अदर कंट्रीज में जाके एसेट को एक्वायर करना, वहां पे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को करना। तो ये इसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और ये ज्यादा रिस्की होता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स द सेम। जॉइंट वेंचर क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा कंपनी अपने बिजनेस को, सेपरेट कंपनीज हैं, इक्विटी पोजीशन में है, वो आपस में मिलके कोई बिजनेस करती है। यानी कि मान लो इंडिया से बाहर की कंपनी को किसी को इंडिया में बिजनेस करना है तो वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करके इंडिया की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लेती है। यानी कि कोई इस तरह की फैसिलिटीज हो जाती है कि वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती है, ऑपरेशन खुद कंडक्ट करती है, रेट में भी अदर सिचुएशन। इसमें लेस कैपिटल की नीड होती है और रिस्क कंपेरेटिव टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होता है। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग कंपनी सेल्स इस प्रोडक्ट टू इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनको सोल्ड किया जाता है और जाके वो दूसरी कंट्री में सोल्ड कर देते हैं। इसमें ये भी लेस रिस्की होता है और उसमें भी किसी तरह की कैपिटल की एक्स्ट्रा नीड नहीं होती। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मीन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 534। Production function is based on which combination of the main characteristics of the input of from the following? प्रोडक्शन फंक्शन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्रिटी और स्पेसिफिसिटी। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या होता है कि एक इनपुट्स को दूसरे इनपुट से एक्सचेंज किया जा सकता है, यानी कि इनपुट्स क्या है? ट्रांसफरेबल है एक से दूसरे में। यानी कि किसी कुछ सिचुएशन में लेबर की जगह कैपिटल और कैपिटल की जगह लेबर यूज किया जा सकता है, या कुछ यूनिट लेबर की रिड्यूस करके कुछ यूनिट कैपिटल की इंक्रीज कर दो, या कुछ यूनिट कैपिटल की डिक्रीज करके लेबर की इंक्रीज कर दो, और वाइस वर्सा। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक से ज्यादा इनपुट्स की जब एक साथ जरूरत होती है तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी। स्पेसिफिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एसेट्स हैं, जो लेबर है, जो कैपिटल है, उसके एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, वो है स्पेसिफिसिटी। इसमें फ्लेक्सिबल हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल करने से जो हमारा डिजायर रिजल्ट है वो गेट नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के बाकी तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनपुट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मीन्स ऑप्शन नंबर A1 is the right answer. Clear? Moving on the next question, question number 535. Match the item of list 1 with list 2. Balance of trade, current account, balance of payment, capital account. Balance of trade क्या होगा? Value of export and import of country. Current account आपका होगा import and export of goods and services and unilateral transfer of goods and services. जितने भी goods and services का import export हुआ है और जो unilateral means one sided transfer है, यानी कि एक साइड से ट्रांसफर हुआ, उनको वापस चुकाना नहीं है, गिफ्ट हो सकता है, कोई भी ऐसी पेमेंट हो सकती है जो रिपे नहीं करनी है, या कोई भी ऐसी रिसिप्ट हो सकती है जिसे रिपे नहीं करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, all economic transaction between country and rest of the world.
एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उनको रिकॉर्ड करने की स्टेटमेंट क्या होती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल अकाउंट, ट्रांजेक्शंस लीडिंग टू चेंज इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंट्री। जिन चीजों से कंट्री की फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी चेंज हो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। यानी कि फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ फर्स्ट, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ थर्ड एंड फोर्थ के साथ सेकंड। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 536। Banks are required to classify non-performing asset into। बैंक जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 537। Cardinal utility analysis of consumer behavior is based on which combination of the following assumption। कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर, कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर इंडिपेंडेंट, गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। देखिए, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसकी अजम्पशंस ये थर्ड वाली नहीं होती। मीन्स यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स आर independent is not the assumption of cardinal utility। cardinal utility अप्रोच किसने दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने और ऑर्डिनल हिक्स एंड एलन ने। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ मीन्स सेकेंड इज द राइट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 538। The monopoly involve a social cost mainly due to its emphasis on which one of the following। monopoly जो है सोशल कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, उसके किस रीजन की वजह से, किस एम्फेसाइज की वजह से? अर्निंग नेट प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबल सिचुएशंस, attempting to steal entry of other firms in the market, lowering output at higher cost in normal profit situations, charging different prices for different category of buyer of the same product। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब समझ लीजिए किस तरह से ये सोशल कॉस्ट को इंक्रीज करती है। Monopoly in normal profit situation restrict their output even at a higher cost to maintain the monopoly position। मोनोपली पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो मोनोपलिस्ट है वो नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में आउटपुट को क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है? एड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है और इस तरह से सोशल कॉस्ट सोसाइटी के लिए बढ़ जाती है। क्योंकि सोशल कॉस्ट कभी भी डायरेक्टली एंकर्ड नहीं होती, कैसी होती है? इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती है बिजनेस की एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 539। merger of two companies under the board for industrial and financial reconstruction supervision is known as। जो गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक यूनिट हैं उनका मर्जर इसी बोर्ड की थ्रू होता है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो आपको फुल फॉर्म भी होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या फुल फॉर्म ऑफ बीफर। तो बीफर क्या है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो इसका दो कंपनी को मर्जर इसके थ्रू कैसा होता है? अरेंज्ड मर्जर। क्वेश्चन नंबर 540। कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन। कंबाइंड लिवरेज किन दो के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है? वो करती है सेल्स एंड ईपीएस के बीच में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबिट। एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। क्लियर? और कंबाइंड लिवरेज होता क्या है? कंबाइंड लिवरेज होता है फाइनेंशियल लिवरेज इनटू ऑपरेटिंग
लिवरेज, तभी ये ईपीएस और ये बनता है। अब देखिए परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन इबिट इंटू परसेंटेज चेंज इन इबिट अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यहाँ से आपका इबिट से इबिट कट जाता है तो क्या बच जाता है, कंबाइन परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।